हेलो एवरीवन, आई एम शुभम देशमुख और आज की क्लास में हम एमपीपीएससी मेंस में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू टैक्सेशन एंड डेफिसिट मैनेजमेंट, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वाला पोर्शन आपको एमपीपीएससी मेंस में 2 मार्कर, 7 मार्कर एंड 10 मार्कर्स के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक एक करके पोर्शंस को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक रेवेन्यू पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू टैक्सेशन क्या होते हैं एंड देन डेफिसिट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पब्लिक रेवेन्यू बताऊं तो एक सिंपल वर्ड्स में पब्लिक रेवेन्यू मतलब जब भी सरकार की इनकम होती है डिफरेंट सोर्सेज से, उसे हम कहेंगे पब्लिक रेवेन्यू। जब भी सरकार इनकम जनरेट करती है, गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है थ्रू डिफरेंट सोर्सेस टू फुलफिल देयर नीड्स, टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दे आर कॉल्ड एज द पब्लिक रेवेन्यू। यहां पे यही डेफिनेशन लिखी हुई है, पब्लिक रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब पब्लिक रेवेन्यू जैसे अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें कि पब्लिक रेवेन्यू की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, तो सरकार के पास जब राजस्व आएगा, इसे हिंदी में पब्लिक रेवेन्यू को लोक राजस्व या सार्वजनिक राजस्व भी कहते हैं। तो सरकार के पास जब राजस्व आएगा, रेवेन्यू आएगा, तभी तो सरकार पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज में खर्च कर पाएगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर पाएगी, सरकार जो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही है उसमें इन्वेस्ट कर पाएगी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर कर पाएगी। इसीलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए सरकार के पास सबसे पहले क्या आना चाहिए, पब्लिक रेवेन्यू, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि सोर्सेस क्या है पब्लिक रेवेन्यू के, कि सरकार किस तरह से पब्लिक रेवेन्यू जनरेट करती है। सरकार पब्लिक रेवेन्यू जो जनरेट करती है उसके 3 तरह से सरकार के पब्लिक रेवेन्यू जनरेट होंगे। सबसे पहला हमारा टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू और तीसरा तरीका हो सकता है बोरोविंग्स। इन्हीं 3 तरीके से सरकार के पास पैसे आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सरकार के पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो क्या रहता है, सरकार का जो कर संग्रह रहता है, जो टैक्स रेवेन्यू होता है, वो सरकार का सबसे पहला मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है। सो टैक्स रेवेन्यू आर द मेन सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। सो यही जो होता है हमारा टैक्स, वो भी आपको पता होगा 2 तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो हम डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं एज अ इंडिविजुअल, डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट, सो दैट taxes are called as the income are called as the direct taxes and its example are income tax। जो income tax होता है वो क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। अभी जो आगे हमारा टॉपिक रहेगा रेवेन्यू टैक्सेशन, इसमें हम बहुत अच्छे से देखेंगे टैक्सेस को। अभी आप समझ लीजिए सरकार के स्रोत जो है पब्लिक रेवेन्यू का वो क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे हो जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते, जस्ट लाइक एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये जैसे ही हम कहीं जाते हैं वहां पे कोई गुड्स, हमने कोई सामान खरीदा, कोई हमने सर्विसेज यूज करी, तो हमें क्या देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। तो यही जो जीएसटी है ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है। सरकार को हम डायरेक्ट देते हैं क्या, नहीं देते, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहला जो पब्लिक रेवेन्यू का सोर्स था वो था हमारा टैक्सेस, टैक्स रेवेन्यू, वो हमने देखा। दूसरा जो है हमारा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब गैर कर राजस्व। मतलब टैक्स से तो चलो सरकार के पास इनकम आई, लेकिन बहुत सारे पैसे सरकार के पास आते हैं विदाउट इंपोजिंग टैक्स ऑन पब्लिक। कैसे, सबसे पहला आप देखिए फीस एंड चार्जेस। मतलब सरकार आप पे बहुत सारी चीजों के लिए फीस लेती है, चार्जेस लगाती है। जैसे अगर हमें कभी इंडस्ट्रीज ओपन करना है तो हमें लाइसेंस लेना है, लाइसेंस के लिए हमें लाइसेंस फीस पे करना पड़ेगा। ये कहाँ का, ये जो पैसा जा रहा है किसके पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, तो उनकी इनकम का सोर्स हो गया। बहुत सारे चार्जेस हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज करने के लिए, वो भी तो पैसा कहाँ पे जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, फीस एंड चार्जेस नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक फॉर्म हो गया। दूसरा जो सरकार के पास इनकम का सोर्स रहता है वो रहता है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स को हिंदी में कहते हैं लाभांश। लाभांश मतलब जो सरकार के गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, उस पीएसयू से भी सरकार को प्रॉफिट जनरेट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में बीएचईएल क्या है, एक महारत्न कंपनी है जिसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, और वो सारा प्रॉफिट किसको जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, सरकार की इनकम उससे हो रही है। ये सारे जो सरकार की इनकम है उसे क्या कहते हैं हम, डिविडेंड्स कहते हैं, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस।
और तीसरा हो जाता है हमारा फाइन्स एंड पेनल्टीज। सरकार जब भी फाइन्स लगाती है अगर पब्लिक में, या अगर जो भी इंडस्ट्रीज है उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर फाइन्स पेनल्टीज ये सारी चीजें लगाए जाते हैं। और फाइन्स एंड पेनल्टीज अल्टीमेटली किसके पास आता है, वो भी अल्टीमेटली सरकार के पास इनकम का सोर्स हो जाता है। सो आपने दो देख लिया, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब सरकार के पास जब पैसे कम हो गए, मतलब इतने ज्यादा और ज्यादा पैसों की आवश्यकता है, तो सरकार फिर क्या करती है, उधार लेती है। ऐसे ही तो हम लोग भी करते हैं। हम लोगों के पास जब पैसे कम हो गए, जितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं उससे ज्यादा अगर हमारे खर्चे हुए, तो हम क्या करने लगते हैं, हम बोरोविंग्स करने लगते हैं, उधार। और तीसरा सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट इज बोरोविंग्स, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज बोरोविंग्स। एंड बोरोविंग्स मतलब उधार, और ये भी दो तरीके से होता है, इंटरनल बोरोविंग्स एंड एक्सटर्नल बोरोविंग्स। इंटरनल बोरोविंग्स मतलब सरकार जब अपने देश में ही विभिन्न सोर्सेस से उधार ले, जैसे आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरोविंग्स ले, तो ये सब क्या कहलाएगा, हमारा इंटरनल बोरोविंग्स। और एक्सटर्नल बोरोविंग्स मतलब जब भी सरकार सरकार बोरोविंग्स ले, कहां, डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, सो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सटर्नल बोरोविंग्स कहलाता है। सो आई होप सो यहाँ पे आपको पब्लिक रेवेन्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा इसी में ही जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसे कहते हैं सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय। अब सरकार के पास इनकम आ रही है तो सरकार को उस इनकम को अपने जेब में थोड़ी रखना है। सरकार क्या चाहती है, इससे लोगों के लिए हम खर्च करें, इसीलिए सरकार पैसे कमाती है। सो वही पैसा जो सरकार के पास इनकम आई थी, जब वो पब्लिक एक्टिविटीज में, पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करती है, तो वही एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। Spending incurred by the government for economic and social welfare or called as the public expenditure। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं ये भी दो तरीके से होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसे ही राजस्व व्यय कहते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आखिर होता क्या है, सो आप देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा सारा एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च कर रही है लेकिन उससे कोई भी एसेट्स क्रिएशन नहीं हो रहा है। एसेट्स मतलब कोई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी संपत्ति निर्माण नहीं हो रही है ना, तो वो सारे जो खर्चे सरकार के क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप समझिए कि सरकार सब्सिडीज के फॉर्म में पैसे देती है, सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, इसमें सरकार क्या दे रही है, हर महीने 1250 रुपए दे रही है। सो ये सरकार के ऐसे सारे खर्चे जिससे कोई भी एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, सो वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है, और सरकार के ऐसे सारे एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट्स क्रिएट हो रहे हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एसेट्स क्रिएटिंग एक्सपेंसेस, जैसे सरकार ने कोई कंस्ट्रक्शन, जैसे सरकार ने एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कूल्स का निर्माण कराया, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाया, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, इन सब का निर्माण करवाया, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। आगे हम देखते हैं, यही जो पब्लिक एक्सपेंडिचर थे ये हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक था वो था रेवेन्यू टैक्सेशन। रेवेन्यू टैक्सेशन मतलब सरकार के पास, अब हमने सबसे पहले देखा कि सरकार के पास पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा सरकार के पास पैसे आ गए तो उन्होंने क्या किया, उसे खर्च किया, जिसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम देख रहे हैं रेवेन्यू टैक्सेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे राजस्व कर, कि सरकार ने अब ये सारे चीजें जो खर्चे किए थे, अब सरकार को इसकी इनकम, जो हमने पब्लिक रेवेन्यू में देखे थे कि टैक्सेस से, और टैक्सेस के फॉर्म में बहुत सारी इनकम जनरेट होती है, उसे ही हमें देखना है कि राजस्व कर, रेवेन्यू टैक्सेशन कैसे होता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर टैक्स होता क्या है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस टू फंड पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द रेवेन्यू टैक्सेशन। ऐसे टैक्सेस का कलेक्ट करना ताकि उसे क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम खर्च कर सके, उसे ही कहेंगे हम रेवेन्यू टैक्सेशन। आप सभी को पता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस मतलब टैक्सेस दो तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसे बोलते हैं
प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो मैंने आपको बताया ही अभी कि जो डायरेक्टली इंपोज किए जाते हैं, जो डायरेक्टली हम सरकार को पे करते हैं, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्सेस कहलाता है। सो डायरेक्ट टैक्सेस भी तीन तरीके से होते हैं। एक इनकम टैक्स, मतलब कुछ तरीके से हो सकते हैं। एग्जांपल्स, इनकम टैक्स जो हमारी आय रहती है उस पर सीधे क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। जैसे आपकी 7.5 लाख से अब अगर आपकी इनकम है तो आपको क्या देना पड़ेगा? सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ेगा और वहां से रेंज शुरू हो जाती है। सो ये इनकम टैक्स। दूसरा वेल्थ टैक्स मतलब संपत्ति कर। वेल्थ टैक्स जो था मतलब जो आपकी वेल्थ है, संपत्ति है, उस पे लगाया जाता था, और ये 2015 से इंडियन जो है उसने एबॉलिश कर दिया इसे वेल्थ टैक्स को। और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स, परिसंपत्ति कर। प्रॉपर्टीज जो आपके एसेट्स हैं, जो आपकी जमीन है, इन सब पे आपको जो टैक्स लगता है, आपकी जमीनें, आपके लैंड्स, इन सब पे जो भी टैक्स लगेगा वो क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी टैक्स। और ये भी आप क्या करते हैं? डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। सो ये हो गए डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब अप्रत्यक्ष कर, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना पे करके वो चैन्स के थ्रू कहां पे जाता है? सरकार को जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आप सभी जानते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जा रहे हो, आपका जब बिल आएगा उसमें जीएसटी इंक्लूड रहेगा। जीएसटी में एक लगा रहेगा आपका एसजीएसटी और दूसरा सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। दोनों 99% रहते हैं, दोनों का मिलाकर 18%। सो ये जीएसटी आपने किसे पे किया? आपने किया रेस्टोरेंट ऑनर को, और रेस्टोरेंट ऑनर जो है वो फिर ये जो जीएसटी है वो किसे? सरकार को पे करेगा। इसीलिए ये इनडायरेक्टली तौर पे आपसे कहा गया सरकार पे, इसलिए से इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। दूसरा कस्टम ड्यूटीज, एंड थर्ड है हमारा एक्साइज ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज मतलब जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे सरकार जो टैक्स लगाती है वो कस्टम ड्यूटीज, और एक्साइज ड्यूटीज मतलब सरकार जो भी टैक्स लगाती है गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो क्या आ जाता है? हमारा एक्साइज ड्यूटीज में आ जाता है। आई होप सो रेवेन्यू टैक्सेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिसिट मैनेजमेंट लास्ट में, कि अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने पब्लिक रेवेन्यू से अपनी इनकम जनरेट की और पब्लिक एक्सपेंडिचर से लोगों के ऊपर वो पैसा खर्च किया। लेकिन जब पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तो सरकार को क्या होने लगता है? घाटा होने लगता है, डेफिसिट होने लगता है। और यही घाटे को हमें क्या करना पड़ता है? मैनेज करने की जरूरत है कि ये घाटा बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ये डेफिसिट बहुत ज्यादा ना हो जाए। इसीलिए ही हम क्या करते हैं? डेफिसिट मैनेजमेंट। सो इसे ही कहा जाता है घाटा प्रबंधन या डेफिसिट मैनेजमेंट। Strategies to manage budget deficits are called as the deficit management। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, या हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये डेफिसिट मैनेजमेंट। अब इसी को ही हम देखते हैं कि डेफिसिट में ही सरकार जब भी अपना बजट पेश करती है तो इसी डेफिसिट मैनेजमेंट करने के लिए, घाटा प्रबंधन करने के लिए पहले से ही बताती है कि हमारे कुछ घाटे, मतलब 4 तरीके से घाटे होते हैं। ये क्या हैं? पिछले साल कितने रहे थे और नेक्स्ट ईयर कितने रहने का अनुमान है। कौन कौन से तरीके से डेफिसिट होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट और चौथा ट्रेड डेफिसिट। मतलब राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राथमिक घाटा और ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? जब भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें से हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो भी हमने पढ़े थे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी सरकार खर्चे कर रही है, किस पे? सरकार जो खर्चे कर रही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जो एसेट्स नॉन क्रिएटिंग ऑफ एसेट्स पे खर्चे कर रही है, वो क्या कहलाता है? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब सरकार की इनकम जो विदाउट बोरोइंग्स अदर सोर्सेज से, जैसे डिविडेंड्स से या सरकार फीस एंड पेनाल्टीज से, इन सब से सरकार की जो इनकम हो रही है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती है। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब जब टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा किए हैं उसमें से टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम कर देंगे, उसमें हम बोरोइंग्स, उधार को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा, मतलब राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। तीसरा प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा में
जब भी हम फिजिकल डेफिसिट्स में से जो इंटरेस्ट है, जो बोरोइंग्स हमने उधार लिए थे, उधार के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट करना था उसे हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। और लास्ट हमारा जो है वो है ट्रेड डेफिसिट, मतलब व्यापार घाटा। जब भी हम इंपोर्ट अगर हमारा ज्यादा है तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दें, आयात माइनस निर्यात, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें व्यापार घाटा मिल जाएगा। इन चार तरीके से सरकार बजट में हमेशा ये चार घाटे को बताती है कि पिछले साल हमारे ये घाटे कितने रहे थे, डेफिसिट्स कितने रहे थे, और नेक्स्ट ईयर हमें इसे मैनेज करने के लिए क्या रखने का अनुमान है। आई होप सो यहां तक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, इसे आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद ये वाला जो फर्स्ट टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।